मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपको हिंदी साहित्य में छंद के विषय में बताता हूँ। कई विद्यार्थियों ने छंद के विषय में जानना चाहा है, अध्ययन करना चाहा है। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज छंद विषय पर आपसे बात करता हूँ। मित्रों, छंद में अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। फिर से ध्यान दे लें कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद के अंगों के विषय में जानते हैं। छंद के 8 अंग माने गए हैं। पहला है पाद या चरण। छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, इसलिए उन भागों को चरण कहा जाता है। प्रथम और तृतीय चरण को विषम, द्वितीय और चतुर्थ को सम चरण कहते हैं। दूसरा अंग है मात्रा या वर्ण। ध्यान दें कि जो छोटे वर्ण हैं अर्थात अयुण प्रत्याहार, अयुण प्रत्याहार के वर्णों में एक मात्रा होती है और इसी को अगर दीर्घ कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए तो 2 मात्राएं हो जाती हैं। जैसे अ एक मात्रा है और आ इसमें 2 मात्राएं हैं। वर्ण एक है लेकिन ह्रस्व में 1 मात्रा और दीर्घ में 2 मात्रा। इसी प्रकार से सभी वर्णों में जानना चाहिए। दूसरी चीज है वर्ण। वर्ण की संख्या चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, एक ही वर्ण गिना जाता है। नीचे एक सूची बनाई गई है, टेबल बनाई गई है, उसकी मात्राओं से आप समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि गुण अवगुण जानत सब कोई। तो देखें ध्यान से, गुण शब्द में 2 वर्ण हैं, मात्राएं भी 2 हैं। अवगुण शब्द में 4 वर्ण हैं, मात्राएं भी 4 हैं। जानत शब्द में ध्यान दीजिए कि 3 वर्ण हैं लेकिन मात्राएं 4 हो गई हैं, क्योंकि जा वर्ण दीर्घ हो गया है तो दीर्घ की 1 मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार शब्द में 2 मात्राएं, 2 वर्ण हैं, 2 मात्राएं हैं। और कोई, इस शब्द को भी ध्यान दें कि कोई शब्द में 2 वर्ण हैं लेकिन मात्राएं 4 हैं। इस प्रकार से इस उदाहरण में 13 वर्ण हैं लेकिन मात्राएं 16 हो जाती हैं। अगला तीसरा, छंद का तीसरा अंग है लघु या गुरु को ध्यान से पहचाने। छंद शास्त्र में लघु चिन्ह को एक अंग्रेजी के 1 से प्रकट करते हैं और दीर्घ अक्षर को गुरु चिन्ह अंग्रेजी के S से प्रकट करते हैं। और चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व वर्ण भी लघु होते हैं। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं। अनुस्वार युक्त और विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होते हैं। ध्यान दीजिए, अनुस्वार युक्त और विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं। अगला चौथा पॉइंट है संख्या या क्रम।
मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान के निर्धारण को क्रम कहते हैं। फिर से इस बात को समझ लें कि मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। और पांचवा अंग है गण। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक एक गण मान लिया गया है, बना दिया गया है। गणों की संख्या देख लेते हैं। 8 गण निश्चित किए गए हैं। उन गणों में पहला है यगण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, पांचवा जगण, छठा भगण और सातवां नगण और आठवां सगण। इस प्रकार से 8 गण हैं और सभी की मात्राएं लिखी हुई हैं। यगण में 5 मात्राएं मानी गई हैं, देखिए उसके सामने चित्र में लिखा हुआ है। मगण में 6 मात्राएं हैं। तगड़ में गुरु गुरु और लघु के क्रम से 5 मात्राएं हैं। रगड़ में गुरु लघु और गुरु के क्रम से 5 मात्राएं हैं। जगड़ में लघु गुरु और लघु के क्रम से 4 मात्राएं हैं। भगड़ में गुरु लघु लघु के क्रम से 4 मात्राएं हैं। और नगड़ में लघु 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 क्रम से 3 मात्राएं हैं। और सगण में लघु लघु और गुरु के क्रम से 4 मात्राएं होती हैं। अगला छठा अंग है यति या विराम। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है या विराम से प्रकट किया जाता है। पूर्ण विराम की जगह अल्पविराम अर्थात कोमा भी कहीं पर हो सकता है, वहाँ पर यति या ठहराव लिया जाता है। 7वां अंग होता है गति या लय। किसी भी छंद में किसी भी पंक्ति को बोलने में किसी एक ध्वनि का अनुकरण किया जाता है, उसको हम लय कहते हैं। जिस सही तरीके से पढ़ना, उसको पाठ करना, कविता का या गीत का गान करना लय कहलाता है। और अगला 8वां अंग है तुक या चरणांत के वर्णों की आवृत्ति। तुकबंदी करना अर्थात पंक्ति के अंत में जो वर्ण आता है दूसरी पंक्ति में भी उसी क्रम से आना चाहिए, इसे हम तुकबंदी कहते हैं। साधारणतः 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी जाती है। 5 मात्राओं की तुक सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन प्रायः कभी 1 मात्रा या 1 वर्ण की तुक भी प्रयोग करते हैं। मित्रों, छंद के भेद और विभिन्न छंदों के विषय में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर विशेष जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।